गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 12 जुलाई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे और उसके बाद उनका कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट रहेंगे। बाकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ पावर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और डेली यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जीएस पेपर 1 का एक इंडिया में जो है वो इंटरनेशनल मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस होगा, सितंबर में ये होगा। तो इसको हम देखेंगे। फिर साथ ही साथ यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आया है और उसमें जो मराठा एम्पायर थे, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, उनको शामिल किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही न्यूज हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा। आपको पता है कि 6 साल के बाद जो है वो यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है और इसमें जो श्रद्धालु हैं जो वो अ, यात्रा पे गए हैं और 750 श्रद्धालुओं का सिलेक्शन किया गया है जो कि 2 रूट्स के थ्रू जाएंगे। तो ये यात्रा कैसे होती है, क्या है इसका, जो भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल निकला था, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा तमिलनाडु में एक टीबी का प्रोग्राम चलाया गया है जिसकी मदद से जो है वो वहां पे जो केसेस हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, उनकी संख्या में भी कमी आई है और नंबर ऑफ डेथ्स में भी जो है वो कमी आई है। और टीबी की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस काफी समय से एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और अभी हमारा 100 दिनों का जो है वो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया गया है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कल जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपको पता है कि हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल जो है इसमें भी काफी डिस्कशन हुआ है और यूथ को लेकर इस पे बात हुई है। तो इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि वो नई पॉलिसी लेके आएंगे और जिसमें जो गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें क्योंकि आबादी अभी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के लगभग हो गया है और माना जा रहा है कि इससे आगे आने वाले समय में जो इंडिया में जो बूढ़े लोग हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा और यंग जो है वो कम होंगे धीरे धीरे। इस समस्या को देखते हुए वहां के जो सीएम है उन्होंने कहा है कि वो स्टेट में ऐसा स्कीम लेके आएंगे ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग पैदा करें, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा तमिलनाडु के भी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह की जो पॉलिसी है वो जरूरी है क्योंकि जो हमारा डिलिमिटेशन होता है वो अभी पॉपुलेशन के बेसिस पे रहता है, तो उसका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है जो सीट्स होती हैं लोकसभा की उन पे। तो इसको लेके उन्होंने ऐसा बोला है। फिर नागालैंड की बात करें तो वहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके विरोध चल रहा है, डिबेट चल रही है, तो इसे हम देख लेंगे। फिर इंडिया ने अस्त्र लॉन्च किया है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम, ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स से रिलेटेड है कि कैसे जो है वो इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रक्स की संख्या बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रक्स ऐसे बने क्योंकि इनका जो है वो डुअल पर्पस है, एक तो पोल्यूशन कम होगा, डिपेंडेंसी कम होगी जो आपके फ्यूल बेस्ड फ्यूल जो होती है जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है। तो इसके लिए जो है वो अब ई ट्रक स्कीम भी गवर्नमेंट जो है वो ले आई है। फिर म्यांमार की बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये न्यूज है कि म्यांमार की जो जनता है, लीडर, उन्होंने प्रेज किया है ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि इन्होंने इनके अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगाए हुए थे उनमें अ, अभी जो है वो थोड़ी सी कमी लाई है। फिर इसके अलावा एक्सियोम मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला गए हैं।
और साथ ही साथ जो है वो और 4 कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। तो ये हम देखेंगे। अब इन्हें 14 जुलाई को वापस आना है और क्या-क्या वहाँ पे ये लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ एक प्रोग्राम है राइनो हॉर्न जेनेटिक एनालिसिस इन असम, ये देख लेंगे। और अगर स्पोर्ट्स की बात कर लें तो इसमें जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड बनाया है और कपिल देव का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। और साथ ही साथ इटली जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो ये सारे जो है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब इनका हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट न्यूज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इंडिया में इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस होगा, सितंबर में होगा ये। मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज मतलब कि पांडुलिपि, पांडुलिपि से संबंधित होगा ये। और ये 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और इसका जो थीम है वो है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। और ये नेशनल कैपिटल में होगा, दिल्ली में होगा, 11 से 13 सितंबर के बीच में। और इसी में जो है वो ज्ञान भारत मिशन, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेस हुआ था उनका, सितंबर 11 1893। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिकागो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। और वहां पे जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने इंडिया का बड़ा अच्छा व्याख्यान किया था, उसकी वहां पे बहुत उनको प्रेज किया था लोगों ने। तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल और सुपर स्पिरिचुअल जो है वो विजन है, उसको इसमें ये सारी बातें रखी जाएंगी इस कॉन्फ्रेंस में। और इसी कॉन्फ्रेंस में जो है वो 2 एग्जीबिशंस भी रहेंगे। इसमें जो है एक में इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स रहेंगी और दूसरे में जो है वो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार, इससे में जो इंस्क्रिप्शन है उनका भी उल्लेख इसमें रहेगा। उन पे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन रहेंगे, वर्कशॉप चलेगी। तो इस तरह से ये सम्मेलन होगा। और यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसे कि यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1992 में। और इसका उद्देश्य था टू सेव गार्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू। तो अब आने वाले एग्जाम्स में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसमें फिर देखिए और भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो ज्ञान भारतम मिशन, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इसका उद्देश्य है रिक्लेमिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी, कि पुरातन काल से जो इंडिया का जो नॉलेज है वो चला आ रहा है और काफी कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है, महान सभ्यता रही है, तो कैसे इसको प्रमोट किया जाए, इसके लिए जो इसमें सारी बातें होंगी। फिर जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को लेकर। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। यूनेस्को जो है इसने बोला है कि मराठा के कार्यकाल में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप उनको रिकॉग्निशन दिया गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो उनका किला था, जो एक्सेप्शनल उनकी फोर्टिफिकेशन थी और मिलिट्री सिस्टम मराठों का बहुत ही उम्दा क्वालिटी का था। तो इसीलिए इनको जो है वो वर्ल्ड की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने एक्स पर पोस्ट करके यूनेस्को के द्वारा किया गया। तो ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं इंडिया के, इनमें जो है 12 कंपोनेंट्स हैं इन साइट्स के। और जो नेम है जैसे कि है सालहेर फोर्ट है, और शिवनेरी फोर्ट है, लोहगढ़ है, खंदेरी फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़, सु सुवर्ण दुर्ग, पनहाला, इन सबको इंक्लूड किया गया है। मराठा साम्राज्य की बात कर लें तो जो मराठा साम्राज्य था उसने जो है वो ये हिंदू एम्पायर था। और इन्होंने जो है वो काफी 1674 से 1818 तक जो है वो इनका साम्राज्य था इंडिया में। और इन्होंने काफी हद तक जो मुगल रूल था उसको खत्म करने का काम किया। और शिवाजी जो है वो उनके सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो लीडर हुए। और भी बाकी उनमें जो है वो कई सारे
लीडर्स हुए। और जहाँ तक यूनेस्को की बात है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात है, तो ये यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऐसी साइट्स हैं जो कि या तो नेचुरल हैं या जिनका कि कल्चरल बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है, तो उनको प्रिजर्वेशन का काम किया जाता है कि ताकि भविष्य की जो आगे आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड होता रहता है, नई लिस्ट हमेशा जारी होती रहती है। और यूनेस्को लिस्ट में नाम आने के बाद से जो एरिया होता है उसका सिग्निफिकेंस काफी बढ़ जाता है, उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए और भी जो है वो सुविधाएं हो जाती हैं, तो इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। और तो ये इंडिया के लिए इस बार जो है वो काफी गर्व की बात है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हाँ, इनके शामिल होने के बाद इंडिया में जो टोटल यूनेस्को साइट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 44 हो चुकी है। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इन साइट्स पे जो है वो इनका लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब इन्हें इंक्लूड किया गया, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में आती हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये है कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड। और इसमें बताया गया है कि कैसे ये कैलाश मानसरोवर यात्रा कब शुरू हुई, क्या इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, काफी सारी इसमें बातें बताई गई हैं इस आर्टिकल में। तो टू था, जो कोविड-19 पैंडेमिक था उसके बाद से अब जाके ये यात्रा जो है वो शुरू हुई है। और बीच में जो इंडिया और चाइना इसके बीच में टेंशन बढ़ गया था, तो रोक लगा दी गई थी। और फिर अभी 75वां जो है वो एनिवर्सरी मन रहा है इंडिया चाइना रिलेशंस को लेके। तो अब इस बार इस यात्रा को फिर से शुरू किया गया है 2025 में। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर ले तो इन्होंने जो है वो 750 पिलग्रिम्स को इस बार सेलेक्ट किया है यात्रा के लिए। और इसमें बैचेस बनाए गए हैं, 10 बैचेस बनाए गए हैं 50-50 यात्रियों के, जो कि नाथुला पास रूट के थ्रू जाएंगे सिक्किम। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है, तो इस रूट के थ्रू जाएंगे कुछ बैच। और कुछ बैच जो है वो 5 बैच जो है वो 50 यात्री के, ये तिब्बत रूट के थ्रू जाएंगे। ये जो है वो तिब्बत जाएंगे वाया द लिपू लेक पास। लिपू लेक पास कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो इसका लोकेशन ये जो है ये हमारे लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में तो अक्सर पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें डिटेल है। फिर ये यात्रा जो है वो सभी के लिए, हिंदुओं के लिए विशेषकर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही साथ बुद्धिस्ट में भी इसका इम्पोर्टेंस है, जैन में भी है इम्पोर्टेंस। बौद्ध रिलीजन जो है वो तिब्बत बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है, मतलब उन्हीं से मिलता जुलता है ये, तो उसमें भी काफी इसका सिग्निफिकेंस है। हिंदुइज्म की बात कर लें तो कैलाश को जो है वो भगवान शिव का जो है वो घर माना जाता है कि भगवान शंकर वहीं पे निवास करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये हमारे लिए काफी जो है वो सिग्निफिकेंट है। और माउंट कैलाश की अगर हम बात कर लें तो तिब्बत में इसको इसका अलग नाम है। तो ये जो डिफरेंट नेम्स हैं ये भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। माउंट कैलाश को गैंग रिंपोचे कहा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 6638 मीटर्स। और ये नगारी प्रिफेक्चर में है ऑफ तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। इसके साउथ में फ्रेश वाटर मानसरोवर लेक है, जिसको कि मापम युत्सो कहा जाता है। और एक राक्षस ताल भी है जिसको कि लांगसो कहा जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। और अब यात्रा इस बार शुरू हुई है। तो जैन लोगों की बात कर लें तो जैन कल्चर में इनको माना जाता है कि फर्स्ट लीडर जो थे इनके, उनको यहाँ पे इंटाइटलमेंट ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्धिस्ट कल्चर में भी इसका काफी इम्पोर्टेंट है। और बॉर्न की अगर हम बात करें तो इनको माना जाता है कि उनकी स्काई गॉडेस हैं जिनका नाम है सिपाईमेन। तो ये इनको उनका का घर माना जाता है। फिर इसके अलावा जो 4 मेजर रिवर्स हैं जिसमें कि ब्रह्मपुत्र है, इंदस है, सतलज है और करनाली है, इनका ओरिजिन जो होता है वो कैलाश से ही माना जाता है।
तो ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। और कैसे ये यात्रा शुरू हुई, अ, ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो 1904 में एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम था चार्ल्स शेरिंग, और इनके प्रयास से ये जो यात्रा है ये वहां पे उस टाइम पे शुरू हुई थी। और इन्होंने पूरा कैलाश मानसरोवर कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया था, फोटोज भेजी, और उनकी एक बुक थी वो भी पब्लिश हुई, तो लोगों को इसके बारे में पता चला। फिर बाद में ये काफी पॉपुलर हो गया, और हर साल जो है वो 700 से ज्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो जाते थे। फिर बाद में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया 1950 में। असल में जो चाइना है वहां पे क्विंग डायनेस्टी थी, तो क्विंग डायनेस्टी के पहले ये तिब्बत में जो है वो बुद्धिज्म को जो है वो काफी बढ़ावा दिया गया, मंगोल शासक थे उनके द्वारा। फिर बाद में क्विंग डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई, और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। तो इनका था कि ये जो क्विंग डायनेस्टी में जितने भी एरिया थे उनका है कि हमारे चाइना में है। और लेकिन इनका था कि जब डायनेस्टी, जो तिब्बत के लोग हैं उनका कहना था कि डायनेस्टी खत्म हो गई तो हम अब इनको नहीं मानेंगे। तो काफी इसका विवाद हुआ। फिर उस टाइम पे जो 14वें दलाई लामा है, जो अभी के दलाई लामा है, इनका जिनका के भी 90th बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है धर्मशाला में, और ये 90 वर्ष के हो गए हैं। और अब बात हो रही कि कौन जो है वो आगे आने वाले टाइम में 15वां दलाई लामा बनेगा। तो उन्होंने बोला है कि गार्डिंग कोतोंग जो ट्रस्ट है वही डिसाइड करेगा कि नया दलाई लामा होगा कौन। तो चाइना और तिब्बत का ही विवाद है। फिर बाद में जो है वो इन्होंने मान लिया था कि नहीं, तिब्बत जो है वो चाइना का ही एक पार्ट है। और अब तो चाइना कह रहा है कि जो दलाई लामा है वो हम सिलेक्ट करेंगे, और जो दलाई लामा है इनका कहना है कि नहीं, ट्रस्ट के थ्रू जो है ये सिलेक्शन होगा। तो बात हुई कि उस टाइम पे फिर विवाद हुआ, और फिर जो है ये इसका जो यात्रा थी इसको फिर रोक लग गई थी। फिर 1981 में फिर से स्टार्ट हुई, और सुब्रमण्यम स्वामी के एफर्ट से जो है ये यात्रा फिर शुरू हुई। और इसके लिए इन्होंने चाइना के देंग जियाओपिंग से जो है वो बातचीत की, और जो यात्री फिर जाना शुरू हुए, श्रद्धालु जाना शुरू हुए, और वो जाते थे वहां पे, और जो लेक है उसकी भी परिक्रमा करते थे, 4-5 दिन वहां पे रहते हैं। काफी जो है वो जो ट्रैक है वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ऊंचाई पे है, तो वहां पे ऑक्सीजन वगैरह की काफी जो है वो समस्या होती है। जो श्रद्धालु है उनको थोड़े लंबे रास्ते से लेके जाया जाता है कि उनकी जो बॉडी है वो एक्लेमेटाइज हो जाए, कि वहां की जो स्थितियां हैं उनपे अपने आप को ढाल सके। और जो लिपो लेख रूट है तिब्बत वाला, उसमें जो है वो मोटरेबल रोड बन गई है, तो वो थोड़ा इजी हो गया है। फिर और जो दूसरा रूट है सिक्किम के थ्रू जाते हैं, तो वो नाथुला पास होते हुए जाते हैं। और ये जो रूट है ये 2015 में स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है फ्रॉम नाथुला टू मानसरोवर, और कार या बसेस के थ्रू ये जाते हैं। तो ये पूरा जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड आर्टिकल था। इसमें डिटेल में बताया दिया गया कि कैसे कैसे यात्रा होती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। माउंट कैलाश के बारे में पूछा जाता है, रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, नेम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनका बुद्धिज्म में क्या नेम, तिब्बत की लैंग्वेज में क्या नेम है, इंडियन कंटेक्स्ट में इसको क्या कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक जो दूसरा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ये तमिलनाडु से रिलेटेड, तमिलनाडु में जो टीबी डेथ फ्री इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी है उसमें काफी कमी आई है। तो इसका जो नाम है ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु की है ये, कसानोई इरापिल्ला थिट्टम टीएन केट स्कीम। और ट्यूबरकुलोसिस डेथ फ्री इनिशिएटिव, ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2022 में। और इस पे जो है वो एक पेपर पब्लिश हुआ है इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में। और वहां पे जो है वो बताया गया है कि कैसे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु की, धर्मापुरी, करूर और विल्लुपुरम, यहाँ पे जो टीबी से रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं इसमें काफी कमी आई है। और ये जो पीरियड है बिटवीन 22 एंड 23 का, इसमें जो डेथ पहले जो है वो टीबी से जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जो डेथ रेट होता था वो 12.5 था, जो कि घट के 7.8 हो गया है। और उसी तरह जो बाकी और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी जो है वो कमी आई है। तो
अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम के तहत, टीएन केट प्रोग्राम के तहत शुरुआती 6 मंथ्स में ही जो है वो 20% तक रिडक्शन देखने को मिला इन अर्ली टीबी डेथ अक्रॉस द स्टेट। तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर देखा जाए तो जो टीएन केट है, ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंशिएटेड केयर गाइडलाइंस इशूड बाय नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2021 में आया था। तो इसमें जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की, कि कैसे जो है वो जो सिक पर्सन है उसको कैसे डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। और साथ ही साथ जो है कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उनका हाइट वेट रिकॉर्ड किया जाता है, बीएमआई लिया जाता है, कितना प्रॉब्लम है उनको उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उस पे वर्क होता है। तो डायग्नोसिस का काम चलता है। फिर जो टीबी पेशेंट्स होते हैं, एक्चुअली टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, ये कभी कभी जो है वो साइलेंट स्टेज में पहुंच जाता है, जैसे कि बॉडी में रहता तो है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिखता है बॉडी में। तो ऐसे लोग जो है वो कैरियर्स का काम करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करते हैं बीमारी को बाकी लोगों में। तो इस पे वर्क हुआ है। और तो ये सारी हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड ये तमिलनाडु का स्कीम है। और अगर हम टीबी की बात कर लें तो एक इन्फेक्शियस डिसीज है। और पूछा गया है इसको तो एग्जामिनेशन में कई बार कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है, और इसमें लंग्स में इन्फेक्शन होता है और बाकी बॉडी पार्ट्स में। जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो खांसी छींकना ये सब आता है, और ये इनके कफ छींक से सबसे फैलता भी है। और अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात कर लें तो टीबी जो है वो लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए जो है वो काफी टाइम से काम चल रहा है। और इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में अभी जो है वो 100 दिनों का जो है वो टीबी कंट्रोल कार्यक्रम चलाया गया है। और टीबी की अगर हम बात करें तो टीबी हर साल जो है वो वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को। और इंडिया का एम है कि टीबी मुक्त भारत बने। और इसी इसमें जो है वो निक्षय पोषण स्कीम भी चलाई गई है, जिसमें कि टीबी जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनके न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो मदद देती है। तो ये जो तमिलनाडु की स्कीम है ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ये एम है इसका टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लें तो आंध्र 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और इस बार का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 2025 का थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, इस पे है। और तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए कल पॉपुलेशन पे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक इनिशिएटिव लाएगी जल्दी ही, टू इंकरेज पीपल टू हैव मोर चिल्ड्रन, कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। और उनका मानना है कि जो साउथ स्टेट्स हैं वहां पे जो बर्थ रेट है वो काफी कम है, और उसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट में। तो उन्होंने कहा है कि वो इन लोग एक रोबस्ट पॉलिसी लाएंगे ताकि जो है वो पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो इनका है पॉपुलेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। लोग लोग रहेंगे तो वही काम करेंगे। माना जा रहा है कि जो टीएफआर है, मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के लगभग हो गया है। और आगे आने वाले टाइम में जो एल्डरली सिटीजन्स हैं उनका जो है नंबर बढ़ेगा, बुजुर्ग लोगों का नंबर बढ़ेगा। तो उनके केयर के लिए अगर यूथ नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा फिर इनका है मानना कि ऐसी पॉलिसी ले आएंगे जिससे पॉपुलेशन जो है वो बढ़े। और इनके साथ जो है वो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके पहले वो भी लोगों से अर्ज कर चुके हैं कि अपना पॉपुलेशन जो है वो बढ़ाइए, क्योंकि जो हायर पॉपुलेशन है वो एक क्राइटेरिया है कि जिसके तहत जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा जो है वो होगा।
तो ग्लोबल इश्यूज की अगर बात करें तो कंसर्न दिखाए जा रहे हैं ग्लोबली, लेकिन अभी की बात करें तो पॉपुलेशन जो है वो 8 मिलियन से ज्यादा पहुंच गई है, और माना जा रहा है कि इस शताब्दी के अंत तक आते आते 110 बिलियन से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो इतने लोगों को प्रॉपर हर चीज फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये एक चैलेंज होगा वर्ल्ड लेवल पे। साथ ही साथ यूथ की पॉपुलेशन कम होगी, यंगस्टर्स की पॉपुलेशन कम होगी, अ, बूढ़े लोगों का नंबर ज्यादा होगा, तो उनको भी मेंटेन करना, मैनेज करना, ये भी एक टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट है वो काफी कंसर्न है कि अब आगे है क्या नीति अपनाई जाए। पहले तो हो रहा था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बात तो वही है कि फिर इतनी पॉपुलेशन है कि मैनेज करना तो उसको मुश्किल होगा ही। लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो बैलेंस हो जाता है, और नेचर ही बैलेंस करती है। तो देखना होगा कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की पॉलिसी लेके आती है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेके बातचीत चल रही है। फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे कि जस्टिस JS खेहर, DY चंद्रचूड़, और इन लोग अपीयर हुए बिफोर द ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन बिल। गवर्नमेंट जो है वो 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करने का तैयारी कर रहा है, ले आएगी इस बिल को। और इस बिल का एम है कि पूरी कंट्री में एक साथ पोल हो, चुनाव हो, स्टेट के भी चुनाव और सेंटर के भी चुनाव। और इलेक्शन कमीशन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, फिजिबिलिटी कितनी है कि एक साथ सभी जगह चुनाव हो सके, क्योंकि इसके लिए जो है वो काफी रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। और चूंकि देश में एक ही साथ सब जगह चुनाव हो, तो उसके लिए आर्टिकल 82 है, उसमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि जो आर्टिकल 82 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर जो है वो एक साथ जनरल इलेक्शंस नहीं हो सके, तो जो कोई स्टेट है वहां अगर नहीं हो पाता है, तो रिकमेंड करे कि वहां पे बाद में जो है वो चुनाव हो सके। तो इसके लिए जो है वो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए जो है वो टाइम टू टाइम स्टेट्स में अलग अलग समय पे जो चुनाव होते रहते हैं। अब गवर्नमेंट का मानना है कि इससे जो है वो बर्डन पड़ता है, बार बार चुनाव होने से खर्चे भी बढ़ते हैं और जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि ये जो है वो सही प्रक्रिया नहीं रहेगी, इसमें जो लोकल पार्टीज हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा। तो अब देखना होगा कि क्या है। तो इसी के लिए जो है वो कमेटी बनी है, और कमेटी में जो है वो डिस्कशन चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये तो फिजिबल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, बट इसमें जो पावर दे जा रही है इलेक्शन कमीशन को वो काफी ज्यादा है, तो उसको लेके इसमें डिबेट हो रहा है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या इस पे एक्ट जो है वो बन पाता है, कैसे जो है वो आगे बिल जो है में चेंजेस किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। फिर DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र फ्रॉम एन Su-30 फाइटर जेट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। फ्राइडे को ये टेस्ट हुआ है, और दो लॉन्चेस किए गए थे अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और दोनों सक्सेसफुल रहे। और इसमें जो दोनों ही केसेस में जो मिसाइल्स थी उन्होंने अपने टारगेट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अस्त्र की बात करें तो अस्त्र जो है वो BBRAM एक ऑल वेदर एक्टिव रेडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि DRDO के द्वारा जिसको कि डेवलप किया गया है। फिर PM E-ड्राइव स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, एक नई स्कीम लाई है अंडर द PM E-ड्राइव इनिशिएटिव। और इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स। और इसके लिए जो है वो 500 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं टू सपोर्ट द एक्विजिशन ऑफ 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स। और ये जो PM E-ड्राइव स्कीम है, इसका जो टोटल आउटले है वो 10,000 से ज्यादा 10,500 करोड़ रुपए का है। और ये स्कीम इफेक्ट में आई थी October 24 को, और ये 2 साल तक चलेगी। इसका एम है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, की पूरी कंट्री में जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़े,
और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, तो जो वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, उसमें लड़ने में जो है वो मदद मिलेगी। तो ये जो है वो अप्रूव कर दिया गया है पीएम ई ड्राइव स्कीम को, और इसके तहत फिर अब काम होगा। फिर एक्सियोम मिशन के थ्रू इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, और बाकी और भी तीन एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। अब इनका वापसी जो है वो 14 जुलाई को होगा, 14 जुलाई को ये वापस आएंगे। इंडिया के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, और ये लोग वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोग जो है वो मेथी उगा रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो मूंग पे काम हो रहा है, और उसके अलावा फिर चार पे स्टडी किया जा रहा है, एल्गी पे स्टडी किया जा रहा है, कैसे जो माइक्रोग्रेविटी है उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो पर, एस्ट्रोनॉट्स पे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पे, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन पे, इन सब चीजों पे जो है ये लोग काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि 14 जुलाई को ये लोग वापस जो है वो आ जाएंगे। तो इसकी जो अनडॉकिंग का काम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ये 14 जुलाई को स्टार्ट होगा, और फिर आने के बाद देखना होगा कि क्या क्या इसमें जो है वो अचीवमेंट हमें मिलता है। फिर साइंस टेक से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, रोडिस इंडिया प्रोग्राम, और इसके तहत जो राइनोसिरॉस होते हैं, उनका जो है वो डीएनए इंडेक्स सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। और इसका ये एक क्रूशियल टूल है जो कि कम इसको इसलिए ले आके आया गया है ताकि जो राइनोसेरॉस हैं उनका पोचिंग और इलीगल ट्रेड में जो है वो कमी लाई जा सके। और इसमें जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा तैयार किया जाता है, जो राइनोसेरॉस होता है उसका डीएनए को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और उसकी पूरी स्टडी की जाती है, स्टोर किया जाता है उसको। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर लें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करता है, और ये वाइल्ड लाइफ रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंडक्ट कराता पूरे इंडिया में। फिर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है कपिल देव का, और ये इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं। 5 विकेट्स, मतलब कि एक इनिंग में अगर 5 आप विकेट लेते हैं, तो इस तरह से इन्होंने जो है वो 13 ऐसे खेल हो चुके हैं जिन्होंने 13 टाइम जो है वो 5 लोगों के विकेट लिए हैं एक इनिंग में। तो इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था ये कपिल देव के नाम पे था। उनका जो रिकॉर्ड था वो 12 था, 12 5 फोर्स मतलब कि 5 फोर्स मतलब कि एक इनिंग में जो है वो 5 विकेट लेने का काम करना। तो इनको जो है वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर माना जाता है कपिल देव को। तो अब इनका रिकॉर्ड जो है वो जसप्रीत बुमराह ने ब्रेक कर दिया गया है। फिर इटली क्वालिफाई कर लिया है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। और तो अब इन जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है 2026 में। तब इसमें इटली भी जो है वो खेलेगा। तो इस तरह जो अगर हम देखें तो ये इंडिया इटली का पहला जो है अपीयरेंस होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। तो ये जो है वो स्पोर्ट्स की न्यूज थी। तो आज की सारी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था वो हमने डिस्कस कर लिया, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे आप पीडीएफ इसका जो है वो ले सकते हैं, और उसको डिटेल में बाकी जो न्यूज है वो पढ़िए। तो बड़ा अच्छा इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, और ये आपके प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों ही एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।